रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट को हम स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर का जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है बिल्कुल उसी तरीके से एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। एनिमल्स भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, एनिमल्स भी दोनों किस्म की ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी कि पहली किस्म की ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा कि एनिमल जो है वो कुछ चीज़ों को एनवायरनमेंट में निकाल देगा, कुछ चीज़ों को एनवायरनमेंट में ले लेगा। कौन सी वो चीज़ें हैं मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि एनिमल्स एनवायरनमेंट के साथ गैस को भी एक्सचेंज करता है, फूड को भी एक्सचेंज करता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी एक्सचेंज करता है। तो इन तीन, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन होती है इसके लिए ह्यूमंस वगैरह के अंदर हायर, अभी हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बाकी एनिमल्स के हम नीचे करेंगे। तो ह्यूमंस के लिए इन एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बाकायदा अलग अलग सिस्टम मौजूद है। गैस की एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमंस के पास रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। फूड को अंदर लाने के लिए ह्यूमंस के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फूड से जो वेस्ट निकलता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जो बाकी वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट, हॉर्मोन्स, एक्सेस सॉल्ट, वाटर, इनको बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बात उनके पास जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एनिमल्स के पास एनवायरनमेंट से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए इनके पास बाकायदा अलग अलग सिस्टम्स मौजूद है। लेकिन इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि अंदर से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए इनके पास एक सिस्टम है जो ये सारे काम करेगा, वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बाहर से ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास अलग अलग सिस्टम है, गैस के लिए अलग, फूड के लिए अलग, वेस्ट के लिए अलग। लेकिन इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है कि बॉडी के अंदर एक जगह से चीज़ों को उठा के दूसरी जगह लेकर जाना। कहाँ से उठाई जाती हैं जी? लंग्स से ये ऑक्सीजन उठाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये सिंपल फूड उठाते हैं और पूरे सेल्स को दे देते हैं। बॉडी के तमाम सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। फिर तमाम सेल्स जो है खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और वेस्ट दे देते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट। फिर ये ब्लड आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स पर छोड़कर आता है, वेस्ट को जो है वो किडनी में जाता है, तो किडनी इस ब्लड को फिल्टर करके इसमें से वेस्ट निकाल देता है। ऐसे ही इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन होती है। ब्लड इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। ब्लड है जी जो आपकी चीज़ों को आगे जाके कर रहा है। तो ये एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, अ सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन दी ऑर्गेनिजम्स भी लिख देते हैं जी। चले, विद इन दी ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है जी तो उसके लिए इनके पास जो अलग से अलहदा एक वेल डिवेलप्ड सिस्टम मौजूद होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे अहम चीज़ तो ब्लड हो जाता है जो कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, सारी चीज़ें ब्लड में डिजॉल्व होती हैं। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अलावा दो और चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है पंपिंग ऑर्गन और एक होते हैं वेसल्स। मैंने आपको कल रोड वाली एग्जाम्पल देके समझाया था कि पंपिंग ऑर्गन वो चीज़ होगी जो आपके फ्लो ब्लड को मूव कराएगी। आपकी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट। हार्ट की वजह से आपका ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा होता है। अगर हार्ट नहीं होगा तो आपका ब्लड एक जगह रुककर जम जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो होती हैं वेसल्स। पूरा नाम लें तो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये वो रस्ते होते हैं, वो पाइप होते हैं जिनके अंदर खून ट्रैवल कर रहा होता है, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना होगा, ब्लड को भी, हार्ट को भी, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको भी। ब्लड वेसल्स की दो टाइप होती हैं, एक आर्टरीज कहलाती हैं, एक वेन्स कहलाती हैं। आर्टरीज जो है वो दिल से खून लेके जा रही होती हैं, वेन्स जो है वो दिल को खून देती है। जैसे एक होता है ना जाने वाला रोड, एक आने वाला रोड, ऐसे ही है। लेकिन इनको हम जरा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जरा दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात भी तो कर लेना, एनिमल्स दूसरे जो होते हैं उनकी बात कर लें। तो हम अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में होगा। ये हाई, यानी कि जो वर्टिब्रेट होते हैं ना जिनको हमने कॉर्डेट कहा था, जिनमें कौन कौन सी क्लासेस हमने पढ़ी थी जी? एम्फीबिया, पाइसेस, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स, ये उनकी बात हो रही है। ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, जिनके सर जो है क्रैनम के अंदर होता है, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन विद इन ऑर्गेनिज्म होती है उसके लिए इनके पास कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीन कंपोनेंट्स का बस फर्क होगा, किसी में 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, किसी में 3 चैम्बर वाला होता है, किसी में 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है, तो ये हमने वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, मैं लिख देता हूँ, दे आर इन वर्टिब्रेट्स।
ये वर्टिब्रेट्स का मामला होता है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलहदा सिस्टम है विच इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन व्हाट अबाउट इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स में अगर सिस्टम नहीं है तो फिर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, और अगर सिस्टम है तो कैसे? तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, ब्लड, हार्ट और वेन्स और ये ब्लड वेसल्स को। उससे पहले फिर हम टाइप को भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जी कि जो दूसरे हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम यूनिसेलुलर को देखेंगे, फिर जो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हाइड्रा को, और प्लेटी हेलमिंथस को देखेंगे। प्लेटी हेलमिंथस थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ होता है। फिर थोड़ा सा, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो आर्थ्रोपोड की बात कर लेंगे, थोड़ा सा जो है वो अर्थवॉर्म की बात कर लेंगे। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपके पास प्लेनेरिया के बाद डायरेक्टली मदर। लेकिन हम क्लियर करते हुए चलते हैं ना कि बाकी इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या मामला है। तो हम पहले बात करते हैं जी यूनिसेलुलर की। ये हमने कल की थी, कल कर चुके हैं हम। ये यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जिनके एक सेल की बॉडी होती है। अब इनका तो जिस्म ही बहुत बड़ा नहीं है, इनका तो बॉडी ही एक सेल की है, तो इनके लिए कोई सिस्टम की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बड़ा सिस्टम आपको, आप देखो ना, लिफ्ट आपको कहाँ चाहिए? आपको, आप चीज़, एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल करते हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन के लिए आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हो? लिफ्ट। लेकिन हर जगह थोड़ी लिफ्ट लगाते हो। अगर 2 मंजिला इमारत है वहाँ थोड़ी लगेगी लिफ्ट, वहाँ तो आप जीने लगा लोगे, जीनों से काम चला लोगे। हाँ जी, 100 मंजिला इमारत है, 200 मंजिला इमारत है, बड़ी इमारत है, वहाँ फिर आपको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए होती है? लिफ्ट। यही मामला है, इंसानों का जिस्म होता है बड़ा, इसलिए इधर जो है अल्लाह ने एक वेल डिवेलप सिस्टम दिया हुआ है सर्कुलेटरी। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनका सिस्टम होता है छोटा, एक सेल का जिस्म होता है, लिहाजा इनके पास कोई वेल डिवेलप सिस्टम ना होता है, ना उसकी ज़रूरत। ये एनवायरनमेंट से लेन देन करते हैं जी बाय डिफ्यूजन या फैगोसाइटोसिस, और अपने अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो करते हैं बाय साइक्लोसिस। यानी अगर इनको गैस जो है वो अंदर से बाहर लानी है या बाहर से अंदर लानी है तो ये वो डिफ्यूजन करेंगे। जिस गैस को इनको चाहिए होगी तो वो बाहर ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो वही हाई से लो डिफ्यूज हो जाएगी। जो गैस इनके अंदर ज़्यादा होगी वो हाई से लो बाहर चली जाती है। इसी तरीके से अगर ये फूड मॉलिक्यूल्स लाते हैं तो ये फिर डिफ्यूजन के जरिए नहीं, ये फैगोसाइटोसिस के जरिए लाते हैं। उसके अराउंड जो है वो एक उसको घेरना शुरू कर देंगे और फिर उसको एक फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से वाटर जो होगा वो जो है एक्सोसाइटोसिस से निकाल देते हैं। ये सब पढ़ चुके हो आप, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। जबकि और अपने अंदर अगर चीजें एक जगह से साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जानी है तो साइक्लोसिस करते हैं। साइक्लोसिस भी मैंने आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। यानी ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये समंदर के पानी की तरह हल्का हल्का सा मूव हो रहा होता है, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, और उसकी मदद से चीजें एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ये हो गया जी यूनिसेलुलर का मामला। एमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमोडोमोना, सब में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मल्टी सेलुलर की बात करें तो हमने देखा है जी कि एनिमल्स के अंदर, मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जी मल्टी सेलुलर की बात कर रहा हूँ। मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है। कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर होते हैं जिनकी बॉडी जो है खाली 2 लेयर्स वाली होती है, जिनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि नीडेरिया, फाइलम नीडेरिया या कॉलेंट्रेटा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या थी? हाइड्रा और जेलीफिश। ठीक है जी। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं लेकिन जरा सिंपल से होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस, राउंड वॉर्म्स। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और थोड़ा ज़्यादा अच्छे डेवलप हुए होते हैं। वो उनमें से कौन हो जाते हैं जी? एक्टिनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर कुछ ऐसे होते हैं जी जो वेल डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर बैकबोन आ जाती है, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स वगैरह, आहिस्ता आहिस्ता हायर होते हैं। तो अगर वो क्लासिफिकेशन की सीक्वेंस याद करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर हमारे पास मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर में सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल तरीन होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 लेयर्स वाले जो होते हैं, जिनकी बॉडी वॉल 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है। कौन है जी? निडेरियंस, फाइलम निडेरिया, याद होगा आपको, याद किया हुआ है आपने। फिर थोड़ा सा उससे आगे बढ़े तो हमारे पास थोड़ा सा अच्छे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी उनकी बॉडी वॉल 3 लेयर वाली होती है लेकिन फिर भी उनके अंदर ज़्यादा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। जैसे कि आपके वो जो प्लेटी हेलमिन्थस थे ना, टेप वॉर्म, प्लेटी हेलमिन्थस, वो वाले आ जाते हैं इस कैटेगरी में। राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं जी इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है। फिर हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इनके अंदर सिस्टम्स होते हैं फिर, यानी कि वेल डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं, सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर। और वो उनमें कौन आ जाएगा जी आपके पास? उसमें फाइलम एनिलिडा आ जाएगा, अर्थवॉर्म वाला आर्थ्रोपोडा आ जाएगा,
मोलस्का आ जाएगा, ठीक है, और एक्टिनोडर्मेट आ जाएगा। ये वो है जी जो कि वेल डेवलप है, इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी स्किन, इनकी जो वॉल है, बॉडी वॉल, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, सिस्टम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं जी आपके पास वो कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है, फिर उनकी लाइफ के अंदर भी बैकबोन रहती है, वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, वो आ जाता है। और इसमें फिर कौन होते हैं आपके पास, वही एम्फीबियंस होते हैं, पाइसिस होती हैं, और रेप्टाइल्स होते हैं, एविस होता है, और आखिर में मैमल्स होता है। तो ऐसे ये एनिमल्स के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो हमने यूनिसेलुलर देख लिया। अब जरा डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक, अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर के अंदर डिफीजन के जरिए भी होती है, सिस्टम भी मौजूद होता है। जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, वो डिफीजन वगैरह के जरिए करते हैं। इनमें ये दो आ जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक और वो जो सिंपल ट्रिप्लोब्लास्टिक, राउंड वर्म, प्लेटी एलमंथस और निडेरियंस आ जाएंगे। ये करेंगे जी बाय डिफ्यूजन, वही हाई लो कंसंट्रेशन। और जो आपके पास थोड़े से वेल डिवेलप्ड इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये वाले एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, और तो ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें फिर जरा सिस्टम होता है, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी के अंदर क्लोज होगा, किसी में ओपन होगा, वगैरह वगैरह। तो अब पहले जरा हम डिसीजन वाले की बात कर लें कि सिंपल में, तो उसमें आएगा हमारे पास फाइलम निडेरिया का हाइड्रा। हाइड्रा आपने जानते हैं जी, हाइड्रा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है जी। एक निडेरियन होता है, ये निडेरिया का मतलब हो गया फाइलम निडेरिया से ताल्लुक रखता है। और फाइलम निडेरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दो बॉडी वॉल होती है, दो लेयर्स की होती है, एक एक्टोदम, बाहर वाली एक्टोदम होती है और अंदर वाली एंडोदम होती है। बीच के अंदर एक जेली टाइप की लेयर होती है, मीसोग्लिया कहा जाता है। ये सिंपल होते मल्टीसेलुलर है, लेकिन सिंपल है, इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं था, ना डाइजेस्टिव सिस्टम था, ना रिस्पायरेटरी सिस्टम था, कोई सिस्टम नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई सिस्टम नहीं है। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं जी, डिफ्यूजन, वाटर से ये सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या सेल से वाटर के अंदर, वही बाय डिफ्यूजन। ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है जी, आपको याद होगा, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी वॉल ऐसे दो लेयर्स पर होती है। रेड वाली जो है ये अंदर की लेयर हो गई, इसको आप कह लो कि ये है एंडोडर्म, और बाहर वाली जो ब्लू वाली है वो इसकी बाहर वाली लेयर हो गई, उसको आप कह लोगे एक्टोडर्म। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर जेलेटिनियस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीसोग्लिया। अब आपको याद होगा कि जी डाइजेशन के दरमियान हमने पढ़ा था कि ये फूड वगैरह किस तरह हासिल करता है। ये चूंकि वाटर का होता है, एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है, तो ये पानी भर लेता है अपने अंदर। इसकी ये जो कॉलन टीरॉन है, इसकी जो बॉडी कैविटी होती है, कॉलन टीरॉन कहा जाता है, इसमें ये पानी भर लेता है। और इसी पानी में इसके पास फूड पार्टिकल्स होते हैं। अब फूड पार्टिकल्स होते हैं तो ये क्या करता है जी, ये जो इसकी अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म, इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक ग्लैन्युलर सेल्स कहलाते हैं, एक मस्क्यूलो एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं। याद होगा, आपको पढ़ाया हुआ है न्यूट्रिशन के अंदर में। तो मैं इसकी अभी डाइजेशन वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये क्या करता है, अपने पानी को अपनी कॉलन टीरॉन में भर लेता है, उस पानी में फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब अंदर वाली जो लेयर है एंडोडर्म, उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स डिस्चार्ज करते हैं, और मस्क्यूलो एपिथेलियल सेल होते हैं जो इनके फूड को तोड़ते हैं, फिजिकली तोड़ते हैं। उससे क्या हुआ जी, अब ये जो इस यहाँ के ग्लैन्युलर सेल है, उन्होंने एंजाइम्स निकाला, जिससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गई। जो फूड है वो थोड़ा बहुत बॉडी के बाहर ही टूट गया। बॉडी के बाहर अगर डाइजेशन होती है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसी तरह मस्क्यूलो एपिथेलियल सेल जो है उनमें सीलिया मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये फूड को फिजिकली भी तोड़ देंगे, लेकिन मुकम्मल नहीं तोड़ पाते। फिर इनके वो जो हाफ डाइजेस्टेड फूड जो है, यानी कि जो थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड हो गया, वो फिर इनके सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। वही एक्स्ट्रा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो जाता है, अंदर आ जाता है इनके सेल्स के अंदर एंडोडर्म में। और फिर बाकी जो है फिर वो अब सेल के अंदर डाइजेशन होती है, जिसको आप कहते हो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड इस वाली लेयर में आ गया ना एंडोडर्म, अब ये बराबर वाली यानी एक्टोडर्म को कैसे देगा, बाय डिफ्यूजन। तो ये तो हो गया फूड का ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने के बाद ये अंदर, ये जो अंदर वाले सेल्स हैं, ये इसको अंदर ले लेते हैं अपने फूड को, और फिर फूड एंडोडर्म से बाहर वाली लेयर यानी एक्टोडर्म में चला जाता है बाय डिफ्यूजन। ये तो हो गया फूड का डिफ्यूजन। इसी तरीके से अब गैस की बात करते हैं, तो इर्द गिर्द पानी मौजूद है जी, उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। इसी तरह ये जो अंदर पानी आया है, अंदर जो इन्होंने ये पानी भरा है, इस पानी में भी ऑक्सीजन पाई जाती है, इस पानी में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये जो आउटर लेयर है इनकी एक्टोडर्म, वो बाहर वाले पानी से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके अंदर ले आएगा।
बाहर वाले पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इनके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो बाहर वाले सेल हैं एक्टोदर्म, ये कहाँ से ऑक्सीजन हासिल करते हैं? बाहर का जो पानी होता है ना इनकी बॉडी के बाहर का, उसमें से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके अपने अंदर ले आते हैं। और जो अंदर वाले सेल हैं यानी कि एंडोदर्म, वो जो अंदर इनकी कॉलनटीरॉन में पानी भरा हुआ है उसमें से ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके अपने अंदर ले आते हैं। ये इनकी गैस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी हो गया। इसी तरह से जो वेस्ट बनेगा, अगर एंडोदर्म वाले सेल्स वेस्ट बनाएंगे तो इसी पानी में डिस्चार्ज कर देंगे और ये पानी जो है वो माउथ के जरिए बाहर आ जाएगा। और अगर बाहर वाले सेल्स ने वेस्ट बनाया हुआ है तो वही अपने डिफ्यूजन के जरिए अपने बाहर वाले पानी में रिलीज कर देंगे। सिंपली आपने देखा सिर्फ डिफ्यूजन ही हो रहा है। तो निडेरियंस क्या है बता चुका हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हिप्नोब्लास्टिक होते, चूंकि ये सिंपल्स होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है जी, डिफ्यूजन के जरिए हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन। पानी चाहिए वो डिफ्यूजन के जरिए आ रहा है, गैसेस चाहिए वो डिफ्यूजन के जरिए आ रही है, वेस्ट निकालना है वो डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो वो भी डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़े से जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थे उनकी, लेकिन अब भी ये वेल डेवलप नहीं होते। प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेनेरिया इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं आपको याद होगा टेप वॉर्म के नाम से भी मशहूर, टेप वॉर्म इसका बहुत एग्जाम्पल है जी, बड़ा मशहूर। इसको हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। पतले पतले से टेप की तरह चपटे होते हैं, पतले पतले से होते टेप की तरह होते हैं। निडेरियन से जरा वेल डेवलप होते हैं क्योंकि निडेरियंस के पास दो टिश्यू की लेयर्स थी, एंडोदर्म और एक्टोदर्म। इनके पास 3 लेयर्स होती है, एंडोदर्म, मीजोदर्म और एंडोदर्म। तो थोड़ा सा ये वेल डेवलप हो गए उस एतबार से, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स के एतबार से ये थोड़ा सा कम डेवलप होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई इतने वेल डेवलप सिस्टम्स नहीं होते। रेस्पायरेशन का कोई सिस्टम नहीं है। डाइजेशन के लिए इनके पास थोड़ी सी डाइजेस्टिव ट्यूब बनी है ऐसी, जिसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं, जिसका खाली माउथ एक ही सुराग होता है, वही माउथ होता है, वही एनस होता है। तो इनके पास इनकम्प्लीट होती है। बाकी एक्सक्रीशन वगैरह के लिए किसी चीज़ के लिए इनके पास, तो एक्सक्रीशन के लिए एक सेल्स होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। बाकी रिस्पायरेशन वगैरह के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिफ्यूजन, ये निडेरिया से थोड़ा सा वेल डिवेलप है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म से ये अब भी लीस्ट डिवेलप होता है। तो अब इसके अंदर डाइजेशन, जाहिर बात है इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फूड की अलग तरीके से हो सकती है, एक्सक्रीशन अलग तरीके से हो सकता है, और जो है क्या नाम है गैसेस एक्सचेंज अलग तरीके से होता है, वो भी देख लेते हैं। चले अब प्लेनेरिया की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो प्लेनेरिया को जरा बनाए अगर हम यहाँ पे, तो ऐसा होता है, आपको याद होगा ऐसा होता है जी, ये है प्लेनेरिया, चपटा सा होता है जी बिल्कुल, और फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। ये इसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब इसके अगर हम एक साइड पे देखें तो एक साइड पे ऐसे एक इसका मस्कुलर ट्यूब निकला हुआ होता है, इसको हम कहते हैं फेरेंक्स। एक ट्यूब निकली हुई होती है, मस्कुलर होती है, लेट जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, थोड़े बाद अगर फूड वूड होगा इस आसपास तो ये स्ट्रेट हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ये कहलाता है फेरेंक्स। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं माउथ। ये हो गया माउथ और ये हो गया फेरेंक्स, ठीक है। उसके बाद फेरेंक्स से अगर हम आगे बढ़े, अभी नाम मिटा देता हूँ मैं, चले ठीक है, नाम मिटा देता हूँ, थोड़ा सा फेरेंक्स को नीचे करके बनाते हैं। अब अगर हम फेरेंक्स, ये आ गया जी माउथ और फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद अगर हम अंदर देखें तो फेरेंक्स ऐसे इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाती है। ये नीचे की तरफ 2 ब्रांचेस होती हैं, ऊपर की तरफ 1 ब्रांच होती है, ऐसे ये इंटेस्टाइन कहलाती है। देख लो आप, ये 1 ब्रांच ऊपर की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ ये 1 ब्रांच ये जा रही है और 1 ब्रांच ये जा रही है, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन। और फिर इंटेस्टाइन से ऐसे जो है मजीद ब्रांचेस निकल रही होती है। ब्रांचेस के बिल्कुल आखिर के अंदर बहुत ही फाइन स्पेस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं डाइवर्टिक्यूला। ऐसे जो है इनके पास क्या है, ये ब्रांचेस हैं जी इंटेस्टाइन की, और इन ब्रांचेस के आखिर में क्या मिलेगा आपको, एक डाइवर्टिक्यूला। ये होता था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़ा है आप। बस ये इसके अंदर 2 ही खास बातें जो निडेरिया से इसको ज़रा अच्छा कर देती है। एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दूसरा ये वाला सिस्टम इसके पास है, सिंगल ओपनिंग वाला। देख लो बस एक ही ओपनिंग है, यही माउथ, ये जो है बस यही माउथ है, यही एनस है, यहीं से खाना आएगा, यहीं से वेस्ट निकलेगा। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सेक लाइफ या इनकम्प्लीट, याद होगा आपको। अब होता क्या है जी, ये इर्द गिर्द का जो पानी होता है उसको माउथ के जरिए एंटर कर लेता है, उसके अंदर इसके फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, माउथ के अंदर एंटर हो जाता है। जब वो फेरेंक्स में आता है तो फेरेंक्स जो है वो कुछ एंजाइम्स भी खारिज करता है, और फेरेंक्स का क्योंकि मस्कुलर होता है तो फेरेंक्स के मूवमेंट की वजह से खाना जो है वो जो फूड है वो फिजिकली भी टूट जाता है और एंजाइम्स की मदद से थोड़ा बहुत
केमिकल डाइजेशन भी करते हैं। अब फिर वो थोड़ा बहुत यानी कि जो आधा आधा पौना जो खाना टूटा है, जो सिंपल हुआ थोड़ा बहुत, वो इन इंटेस्टाइन में आ जाता है जी, इन सारे इंटेस्टाइन में आ जाएगा, यहाँ इंटेस्टाइन्स में आ जाता है, और फिर ये डाइवर्टिक्यूला में जाके इनकी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज को, मुख्तलिफ सेल्स को वो खाना मिल जाता है। ऐसे ये खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है। खाने के लिए, फूड के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उसने इसकी बॉडी के हर सेल्स को वो फूड प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से अब वेस्ट का सुन लीजिए, वेस्ट का क्या मामला होता है, इनके पास बॉडी के अंदर जगह जगह ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ये तो हमने फूड की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली ना, फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब होता क्या है जी, इनकी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जी, कप शेप के सेल, ऐसे कप शेप के सेल, उनमें यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से फ्लैजिला लटक रहे होते हैं, सीलिया कहते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, और सिंपल सी जबान में हम इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये सारे बहुत सारे फ्लेम सेल्स होते हैं, ऐसे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये एक और फ्लेम सेल, ये एक और फ्लेम सेल, ऐसे बहुत सारे फ्लेम सेल्स होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास ये प्लेन एरिया है तो ऐसी दो रॉस चल रही होंगी, एक ये रॉ होगी, एक ये रॉ होगी, ठीक है। इन रॉज में जगह जगह ये फ्लेम सेल्स लगे हुए थे, ये फ्लेम सेल्स लगेंगे, इधर भी ये फ्लेम सेल्स लगे, जगह जगह फ्लेम सेल्स इंस्टॉल हुए हुए थे, ठीक है। ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फ्लेम सेल। ये इनके जो इनके बॉडी के अंदर फ्लूइड तैर रहा है उसको फिल्टर करता है। अब जो फ्लूइड तैर रहा होगा तो जब वो इन फ्लेम सेल्स में से गुजरेगा तो वो जो सीलिया होंगे, सीलिया मूवमेंट करेंगे, सीलिया हिलेंगे, और हिलने की वजह से क्या होगा, इन इन फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट होगा वो इन ट्यूब्स में आ जाएगा। जैसे अगर आप झाड़ू को हिलाते हो कचरे में से, कारपेट में से, तो कचरा एक तरफ हो जाता है। ऐसे ही जब ये हमारा ब्लड फ्लूइड जो है, इनका प्लेनेरिया का ब्लड फ्लूइड जो है, जब ऐसे इन फ्लेम सेल्स के पास से फ्लो होके जाता है तो ये जो सीलिया है, इनकी मूवमेंट की वजह से फ्लूइड फिल्टर हो जाता है और वेस्ट जो है वो ऐसे ट्यूब्स में आ जाता है, इन ट्यूब्स में आ जाता है ऐसे। अब इन ट्यूब से भी ये इन बड़ी वाली ट्यूब में आ जाता है, और ये बड़ी वाली ट्यूब जो है वो प्लेनेरिया, वो फेरिंग्स में ही ओपन हो रही होती है, ठीक है, वो इस फेरिंग्स के अंदर ओपन हो रही होती है और उस माउथ से इनका वेस्ट निकल जाता है, ये लिक्विड वेस्ट निकल जाता है। ऐसे इनकी जो है वो एक्सक्रीशन होती है, यानी एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक बस सिस्टम कह लो, क्या कह लो, इसको सेल्स हैं, बस कुछ सेल्स। बाकी गैस की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो गैस की ट्रांसपोर्टेशन इनकी जो है वो भाई सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए होती है। गैसेस ट्रांसपोर्ट जो है इनकी वो कैसे होती है जी, बाय डिफ्यूजन। वही इनकी बॉडी वॉल ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन, यानी चूंकि ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं तो इनकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो बिल्कुल ही एक्सपोज होती है पानी से, तो ये डायरेक्टली जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होगी उसको डिफ्यूजन के जरिए अपने सेल के अंदर ले आएंगे, फिर एक सेल से दूसरे सेल, अंदर वाले सेल्स को डिफ्यूजन की मदद से दे देंगे, फिर अंदर वाले सेल को डिफ्यूजन की मदद से दे देंगे। तीन तो सेल की लेयर दें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो आराम से डिफ्यूजन के जरिए गैसेस इनकी फैल जाती है। इसी तरीके से अगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होगी तो ये डिफ्यूजन के जरिए अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को भी आउटसाइड वाटर में रिलीज कर देंगे। तो इनके पास भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सिंपली डिफ्यूजन के जरिए कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जी, अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ, वर्टिब्रेट्स की तरफ। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ सिस्टम एक आएगा भी, आप देखोगे क्लोज टाइप और ओपन टाइप। अब ओपन टाइप, क्लोज टाइप, उसमें जो ओपन टाइप है वो आर्थ्रोपोड का हो जाएगा, मैंने आपको कहा ना आर्थ्रोपोड वेल डिवेलप है। तो आर्थ्रोपोड के पास सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लेकिन इंसानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। क्या फर्क होगा वो नीचे टाइप में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं वापस सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो हमने मुख्तलिफ एनिमल्स के देख लिए, प्लांट्स को हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, हमने यूनिसेलुलर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, हमने जो 2 लेयर वाले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे हमने उनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, हमने जो सिंपल ट्रिप्लोब्लास्टिक थे हमने उनका भी देख लिया। अब जो कॉम्प्लेक्स ट्रिप्लोब्लास्टिक थे जैसे कि आर्थ्रोपोड वगैरह और जो वर्टिब्रेट्स थे उनका ताल्लुक होता है बाकायदा एक सिस्टम, तो सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है जी, मैंने आपको कल बता दिया। सर्कुलेशन का मतलब होता है चीज़ों को घुमाना, एक जगह लेके जाना, फिर वापस लाना, फिर वापस उधर भेजना, फिर वापस लाना, साइकिल से मिला हुआ है। सर्कुलेशन का मतलब होता है घुमाओ, सर्कुलेट करो, उसको एक को दो, एक से दूसरे को मिल जाए, दूसरे को तीसरे को मिल जाए, ऐसे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म जो है चीज़ों को अपने जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जनाब। एक होता है फ्लूइड, जिसके अंदर चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी,
वो फ्लूइड जहाँ जाएगा चीज़ें भी वहाँ चली जाएंगी। दूसरा होता है पंपिंग ऑर्गन, यानी एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे फ्लूइड को मूव कराता है, उसको फ्लो कराएगा। और तीसरी चीज होती है या नहीं होती, ये डिपेंड करता है वेसल्स। ये क्या है? ये रास्ते हैं जिनके अंदर हमारा फ्लूइड जो है वो तैरता है, चलता है। क्लोज टाइप, ओपन टाइप अभी हम नीचे पढ़ते हैं, दोनों में वेसल्स होती हैं, बस कैपिलरीज का फर्क है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया और उसके 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स की। चूंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स में, यानी जो इंतहाई डिवेलप होते हैं, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, एवस, उनमें भी है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में भी है। फिर उसके बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जो ज़रा डिवेलप होते हैं लेकिन इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह, अर्थवर्म, उनमें भी है। तो हमारे पास ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है काफ़ी एनिमल्स में पाया जा रहा है। अर्थवर्म यानी फाइलम एनिलिडा में भी होता है, आर्थ्रोपोड में भी होता है, मोलस्का में भी होता है, कॉर्डेट्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल वगैरह सब में होता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क है जी इनके थोड़ा टाइप्स पर। अलग अलग टाइप होती है, उस हिसाब से हम सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स बनाने जा रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हमारा, जिसका काम जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम इसकी टाइप्स देखें जी, तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले 2 टाइप्स होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारे पास 2 किस्म के होंगे जी, ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 किस्म का होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक कहलाता है जी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि दूसरा कहलाता है जी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये 2 टाइप होंगी मेजर। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ, क्लोज का मतलब होता है बंद। यानी ओपन टाइप का मतलब हो खुली हुई किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप का मतलब हो गया बंद हुआ, बंद हुई किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है, पहले ओपन टाइप की बात करते हैं। ओपन टाइप के अंदर मामला ये होता है जी कि ये आपका आ गया पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ये आपका आ जाएगा हार्ट, पहला कंपोनेंट हार्ट। यहां से निकल रही होगी जी ये ब्लड वेसल आ रही है, ये क्या आ रही है? ब्लड वेसल, जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा। तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया ब्लड वेसल, और इसके अंदर तीसरा कंपोनेंट ये आ गया जी आपका ब्लड। तीनों कंपोनेंट्स आ गए इसमें भी, दोनों में तीनों कंपोनेंट्स हो गए। ये तीसरी चीज हो गई जी ब्लड। तो होता क्या है जी, हार्ट होता है जी, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है, इससे एक वेसल कनेक्ट हुई होती है जिसके अंदर ये ब्लड को पंप कर देगा। अब ये इसका ऑर्गन है जी, ये टिश्यू है जहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है, ये हम जरा टिश्यू बना लेते हैं पहले। ये टिश्यू है जी जहाँ पे इस सर्कुलेटरी सिस्टम ने ब्लड सप्लाई करना है। ठीक है जी, ये टिश्यू होता क्या है जी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल टिश्यू तक नहीं पहुंचती, बल्कि यहाँ एक खास जगह पर आके ये अपने अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकाल देती है। सर्कुलेटरी ये जो फ्लूइड होता है यानी कि ब्लड जो होता है वो बाहर निकल जाता है, पैक नहीं हुआ हुआ होता। अभी आप क्लोज टाइप देखोगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। हार्ट ने पंप किया जी सर्कुलेटरी सिस्टम को, किसके अंदर? वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स जैसी टिश्यूज के पास आती हैं तो ये ख़त्म हो जाती है और इनमें से फ्लूइड जो है, ब्लड जो है वो रिलीज हो जाता है। और ये जो टिश्यू के दरमियान गैप्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं साइनेसिस। टिश्यूज, ये जो 2 सेल्स होते हैं ना, मुख्तलिफ टिश्यू के मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान गैप होता है। मैंने तो जरा क्लोज बना दिया, लेकिन ऐसे होते हैं जी जरा गैप होते हैं। ये एक टेबल, ये गैप आ गया, ठीक है। तो इन गैप्स को हम कहते हैं साइनेसिस। ये जो ब्लड आया है अब ये इन साइनेसिस में आ जाता है, इन गैप्स में भर जाता है, और फिर इस ब्लड में से डायरेक्ट सेल जो है वो चीज़ों को लेन देन कर लेता है। यानी कि वही गैस, ऑक्सीजन जो है वो ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे देगा। उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पीछे की तरफ एक और वेसल होती है। अब ये जो ब्लड है ये इस वेसल के अंदर एंटर हो जाएगा और ये वेसल आपकी हार्ट तक आ जाती है। यानी कि ये एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो एक जगह पर आकर खुल गया। ठीक है जी, देखो ना, हार्ट पर से ये चल रहा है, या हार्ट से बिल्कुल पैक हुआ हुआ है, पैक हुआ हुआ है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, बाहर नहीं है, लेकिन इस जगह पर आकर ये बाहर आ गया और खून बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर खून फैल गया। उसके बाद सारा खून जो है फिर एक वेसल सारा दोबारा जमा करती है और फिर हार्ट के अंदर लेकर आती है। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम
जिसके अंदर हमारे पास जो पाथ है वो क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता, बल्कि एक जगह से खुला हुआ होता है। साइनेसिस टिश्यूज के पास वो खुला हुआ होता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप क्या होता है? ये क्लोज नहीं होता, ये खुल बंद नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ये मामला मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके हार्ट में जो है एक वेसल निकल रही होती है, आपका हार्ट उस वेसल में ब्लड को पंप कर देगा। वो ब्लड आपकी इनसे, इनको आप आर्टरीज कहते हो, इनको आप वेन्स कहते हो। आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड नहीं होती। आर्टरीज क्या होती हैं जी? पढ़ चुके हो आप शायद 9th क्लास में। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो दिल से खून लेकर आ रही होती है। वेन्स क्या होती हैं जी? वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो दिल तक खून लेके जा रही होती है। ये ऐसे लेकर आ रही होती हैं, ये लेके जा रही होती है। तो ओपन टाइप में ये आर्टरीज वेन्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, इनके बीच में खुला हुआ होता है, ये सिस्टम खुला हुआ होता है। तब क्या होगा जी? हार्ट ने ब्लड को पंप किया आर्टरीज के अंदर। अब ब्लड फ्लो होते हुए जैसे आर्टरीज से टिश्यूज के पास आता है तो यहाँ आर्टरी खत्म हो जाती है, ब्लड जो है वो आपकी बॉडी स्पेस में आ जाता है। टिश्यूज के दरमियान जो साइनेसिस होती हैं उनमें ये ब्लड आ जाता है। आपके टिश्यू खून के अंदर भर जाते हैं, आपके टिश्यू खून के अंदर नहा रहे होते हैं। अब क्या करेंगे जी? ये टिश्यूज जो है फौरन से ब्लड के साथ एक्सचेंज करेंगे। ब्लड में से फूड ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, ब्लड को वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। अब ये जो गंदा खून है ये वेन्स जो है वो इसको कलेक्ट करती है और हार्ट तक लेके जाते हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप। ये आपको मिलता है आर्थ्रोपोड के अंदर, इंसेक्ट वगैरह के अंदर। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट होते हैं ना, उनमें हमें ये वाला मिलता है ओपन टाइप। अब आते हैं क्लोज टाइप की तरफ। क्लोज मतलब आपके आइडिया हो गया होगा, क्लोज का मतलब होगा बंद। इसमें क्या होता है जी? ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है आपका। अब इसमें से एक ब्लड वेसल निकलेगी जिसको आप कहते हो आर्टरी। ये आ गई आर्टरी, ठीक है जी, ये आ रही है आर्टरी। आर्टरी का मतलब क्या हो गया? ये आपके दिल से खून लेके जा रही है, ये ऐसे इस आर्टरी में से ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन ये खुलता नहीं, ये खत्म नहीं होगी आर्टरी। अब ये आर्टरी ऐसे जाएगी और आज जहाँ टिश्यूज के पास आकर, अब यहाँ पर टिश्यू है जी, इस हिस्से में क्या है? टिश्यू है, जैसे मसल्स का टिश्यू है या खाल का, किसी भी चीज़ का। यहाँ पर आके आर्टरीज खत्म नहीं होंगी, खून बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि यहाँ कैपलरीज बन जाएंगी। ये आर्टरीज जो है वो ऐसे पतली पतली सी कैपलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, ऐसे पतली पतली सी कैपलरीज, ऐसे पतली पतली सी कैपलरीज में डिवाइड हो गया ये आर्टरी। ये आर्टरीज आ रही थी, अब ये पतली पतली कैपलरीज में डिवाइड हो गया और इन कैपलरीज में आ गया ये ब्लड, बाहर नहीं आया, कैपलरी में आ गया। और कैपलरी की जो वॉल होती है वो इतनी पतली होती है कि टिश्यूज और कैपलरी के दरमियान ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे टिश्यू होते हैं जी, मैं बैक साइड पे बना देता हूँ टिश्यू। ये रहा टिश्यू, देखो एक मस्कुलर टिश्यू, एक ये रहा जी मस्कुलर टिश्यू, एक ये रहा जी मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। यहाँ टिश्यूज के पास आके ना आर्टरीज बिल्कुल पतली पतली सी कैपलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब कैपलरीज की वॉल एक सेल की होती है, ये कैपलरी है, ये क्या है? कैपलरी है, एक सेल की बनी हुई होती है इनकी वॉल, ऐसे वाली एक सेल की लेयर से, एक सिंगल सेल की लेयर होगी एपिथेलियल सेल की, एक सेल की लेयर होती है, इतनी पतली होती है। और बाहर क्या है जी? बाहर टिश्यू है, वो आपका मस्कुलर टिश्यू कह लो, आप सपोज कर लो, ये मस्कुलर टिश्यू है। तो अब यहाँ पर ब्लड बाहर नहीं आएगा, लेकिन चीज़ें डिफ्यूज हो जाएंगी। अब वो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो इस एपिथेलियल को क्रॉस करते हुए सेल से मस्कुलर सेल में चले जाएगा। मस्कुलर सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मस्कुलर सेल की वॉल को क्रॉस करेगा और फिर ये एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करके यहाँ खून में आ जाएगा। तो खून बाहर भी नहीं आया और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। इसी तरह फूड का भी मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद खून बाहर नहीं आएगा। अब ये कैपलरीज जैसे ही एक्सचेंज हो जाती है तो ये कैपलरीज आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, ये आपस में जुड़ जाएंगी और मोटी हो जाएंगी, ऐसे जैसे आर्टरी से ये पतली होती है ना, अब ये मोटी हो जाएंगी, आपस में जुड़ेंगी, ये मोटी। अब ये हो गई वेन, ये हो गई वेन, और वेन जो है आपके ब्लड को हार्ट तक लेकर चला जाएगा। ये आपका वेन है और ये आपके ब्लड को ऐसे हार्ट तक लेके जा रहा है, ये वेन हो गया। खून बाहर आया नहीं, खून साइनेसिस में आया नहीं, रास्ता बंद है, हाँ, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। पहला क्या है जी? ओपन टाइप। इसके अंदर आपका हार्ट जब ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज में ब्लड पंप करेगा तो आर्टरीज में से खून आपका बॉडी कैविटी में आ जाता है, टिश्यूज के जो गैप्स होते हैं साइनेसिस उसमें रिलीज हो जाता है, खून आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर निकल गया, फिर उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली हो जाता है और फिर आपके वेन्स उस तमाम खून को कलेक्ट करते हैं और हार्ट तक ला देते हैं। इसको आप कहते हो ओपन।
जबकि क्लोज टाइप में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खाली ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, आपका ब्लड इस सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर नहीं निकलता, इसी के अंदर ही फ्लो करेगा, इसी रास्ते के अंदर। हार्ट में से जब ब्लड पंप होता है तो आर्टरीज में आता है, जब आर्टरीज टिश्यूज के पास आती है तो डिवाइड होकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरीज इतनी फाइन होती हैं कि वहां से फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू। और फिर जो आपका खून होता है जिसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वेस्ट आ गया, वो फिर आप ये सारी कैपिलरीज दोबारा मिलकर वेन बना लेती हैं, और वेन से ही आपका ब्लड जो है वहाँ चला जाता है हार्ट के अंदर। ये पूरा कंप्लीट रास्ता है, तो इसको आप कहते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप वेल अच्छा माना जाता है जी। क्लोज टाइप को ये अच्छा माना जाता है। ये आपको किस में मिलेगा? एनिलिडा में भी मिलता है, यानी अर्थवॉर्म में क्लोज टाइप होता है। एनिलिडा जो होता है ना अर्थवॉर्म, उसमें क्लोज टाइप होता है, और तमाम वर्टिब्रेट्स में यही वाला होता है। ये अच्छा है, तमाम वर्टिब्रेट्स में ये वाला होता है। जबकि आर्थ्रोपोडा के अंदर मैंने आपको बता दिया ओपन टाइप होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ जी ओपन टाइप जरा बकवास है, क्लोज टाइप अच्छा होता है। क्यों? बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर जो है ब्लड प्रेशर नहीं बन पाता, इसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि आप जानते हो प्रेशर का ताल्लुक होता है कि एरिया से। अब यहाँ पर आपका ब्लड जो है, ब्लड जब हार्ट पंप करेगा, हार्ट ने ब्लड पर एक फोर्स लगा दी, जिससे आपके ब्लड के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट एक ताकत के साथ आर्टरीज के अंदर ब्लड को फ्लो करेगा, तो अब ये जो आर्टरीज होती है इसके अंदर ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन जैसे ही ये ब्लड बाहर आ जाएगा सारा प्रेशर खत्म। अब आपका ब्लड जो है खुले में आ गया जी, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया बढ़ गया जी यहाँ पर, तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आपके ब्लड का सारा प्रेशर खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर नहीं रह पाता। तो जब वेन्स के अंदर आपका ब्लड आएगा, तकरीबन इसमें ना होने वाला प्रेशर होता है। इस ओपन टाइप में ब्लड प्रेशर नहीं बनता। जबकि क्लोज टाइप पे आओ तो आपके हार्ट ने जब ब्लड पंप किया आर्टरीज में, तो एक फोर्स के साथ पंप करेगा, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें प्रेशर डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये ब्लड आपका बाहर नहीं आ पाता, लिहाजा प्रेशर रिड्यूस नहीं होगा, प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा। तो आपके इन आर्टरीज वेन्स के अंदर ब्लड के साथ एक प्रेशर मेंटेन रहेगा। यूं कह लो कि आप ओपन टाइप के अंदर ब्लड प्रेशर लो होता है, क्लोज टाइप में ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। ब्लड प्रेशर तो बहुत काम की चीज़ है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है। अब आपके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? हवा। हवा आप पर ऐसे आपको दबा रही होती है, और आप पर एक प्रेशर लगा रही होती है, हवा आपको मुस्तकिल तौर पर दबा रही है, और आप पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसको आप कहते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो ऐसे बाहर की तरफ प्रेशर होता है, आपका ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ, यानी कि आप यूं समझ लो कि ये आपकी खाल है, हाथ है। अब आपकी एयर आपको ऐसे दबा रही है, लेकिन जो अंदर जो आपकी आर्टरीज है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बाहर की तरफ लग रहा होता है, बैलेंस हो जाता है, आप ना दब रहे हो ना फट रहे हो। वही एक्शन का रिएक्शन। जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनको एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर चाहिए। जितना अच्छा ब्लड प्रेशर होगा, मेंटेन होगा, एयर प्रेशर को आप उतना बैलेंस कर लेते हो। आर्थ्रोपोड्स के साथ ये मसला होता है, तभी तो उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। क्योंकि अब उनके ऊपर क्या है जी, एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और ब्लड प्रेशर उसको बैलेंस करने के लिए नहीं है, तब वो तो दबेंगे ना। इस वजह से उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन लगा होता है, यानी वो समझ लो आप वो पैकिंग पहने हुए होते हैं हर वक्त। हम देखो, हम नहीं पहने हुए, हम हेलमेट पहन के नहीं घूम रहे हैं, हम लोहे की जैकेटें पहन के नहीं घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर इज बैलेंस बाय द ब्लड प्रेशर। हमारे खून का प्रेशर हमारे एयर प्रेशर को बैलेंस कर देता है, इस वजह से हम नहीं दब पा रहे। ये फायदा है इसका। फिर दूसरा, ब्लड फ्लो भी चेक रहता है, ब्लड का वॉल्यूम चेक रहता है। आपका यहाँ से सपोज करो जी, आपके इस हार्ट ने सपोज करो 100 लीटर वॉल्यूम पंप किया। कितना ब्लड पंप किया? 100 लीटर। वापस कितना आएगा? 100 लीटर, क्योंकि आपका ब्लड बाहर ही नहीं निकला। 100 लीटर ब्लड यहाँ से निकला, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन है। अगर आपका हार्ट 100 लीटर वॉल्यूम पंप कर रहा है तो ब्लड बाहर नहीं जा रहा, वापस 100 लीटर आता है, लेकिन यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ब्लड वॉल्यूम चेक नहीं रहता। आपका हार्ट अगर 100 लीटर वॉल्यूम पंप करता है जी इस वाले में, ओपन टाइप में, तब यहाँ पर वो 100 लीटर रिलीज हो गया। जरूरी नहीं है वेन सारा ब्लड कलेक्ट कर पाए, थोड़ा बहुत उसने कलेक्ट कर लिया जी, 80 लीटर कलेक्ट कर लिया, बाकी 20 लीटर अब भी साइनेसिस में बचा हुआ है। यहाँ वॉल्यूम भी मेंटेन नहीं रह पा रहा ओपन टाइप में, जबकि क्लोज टाइप में वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है। तो ये हमारा ओपन टाइप जो है वो लेस डिवेलप होता है, इसलिए हमने क्या कहा है कि ये आर्थ्रोपोड में जो हायर डिवेलप है वर्टिब्रेट्स, उन्होंने क्या इवॉल्व किया? उन्होंने क्लोज टाइप इवॉल्व किया। फिर क्लोज टाइप के बाद ओपन टाइप क्लोज टाइप में आ जाए, तो अब क्लोज टाइप की भी दो टाइप्स है।
ठीक है। अब क्लोज टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, इसकी भी दो किस्में होती है, दो टाइप का होता है ये। एक कहलाता है सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक कहलाता है डबल सर्किट, डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्किट क्या होता है जी, इसके अंदर आपका, आपके दिल में खून जो फ्लो होगा ना, वो खाली एक बार होगा, ओनली वन टाइम, एक ही बार हार्ट में से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट, ओनली वन टाइम ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट। यानी सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर दिल में से खाली एक ही बार खून गुजरेगा। यानी कि ये अगर आपके पास हार्ट है, सपोज करें जी हार्ट है, ठीक है जी, और ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, तब क्या होगा जी, खून ऐसे आया हार्ट में और ये ऐसे वापस ऑर्गन, देखो दिल में से खाली एक ही बार खून गुजर रहा है, ओनली वन टाइम। ऐसे डबल, ऐसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिनमें से दिल के अंदर से खाली एक बार ब्लड गुजर रहा होता है, तो ऑर्गन से खून निकला, दिल के अंदर एंटर हुआ, ऐसे बाहर निकल के वापस ऑर्गन में आ गया। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जाम्पल होती है जी कि हमारे पास जो पाइसिस होती है ना मछली, उनके अंदर ये वाला होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, खाली मछलियों में ये वाला पाया जाता है। और याद रखिएगा, इसके अंदर जो हार्ट होता है वो फिर टू चैम्बर हार्ट होता है, दो खानों वाला हार्ट होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है जी। तो ओपन टाइप, सर्कुलेटरी टाइप और क्लोज टाइप तो हमने पढ़ लिया। क्लोज टाइप की पहली टाइप कौन सी है जी, सिंगल, यानी एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज का मतलब है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा खून, लेकिन दिल से खाली एक बार गुजरता है, एक चक्कर के अंदर एक बार गुजरेगा, फिर दूसरे चक्कर में फिर एक बार, तीसरे चक्कर में फिर एक बार, एक चक्कर में एक बार गुजरता है जी,